बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 8 जून 2023 है, दिन है जी थर्सडे, जुमेरात का। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब से रूस और यूक्रेन की ये जंग स्टार्ट हुई, यूक्रेन और उसके इत्तेहादियों ने रशिया की कितनी रेड लाइंस को क्रॉस किया है? आप मेरे ख्याल में आप मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते, मैं भी नहीं आपको बता सकता कि यूक्रेन और उसके इत्तेहादियों ने इस जंग के दौरान, इस ऑपरेशन के दौरान रशिया की कितनी रेड लाइंस को क्रॉस किया है। कुछ रेड लाइंस जो मुझे याद पड़ती हैं, आप भी उसमें ऐड कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स के अंदर। जो मुझे याद हैं मैं आपको बता दूं कि हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, ये भी रशिया की रेड लाइन था, जो कि यूक्रेन और उसके इत्तेहादियों ने रशिया की रेड लाइन क्रॉस कर ली। मेन बैटल टैंक एब्राम M1 हो या फिर लेपर्ड 2 जो जर्मनी का टैंक है, ये भी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की रेड लाइन था, जो कि यूक्रेन और उसके इत्तेहादियों ने ये रेड लाइन भी क्रॉस कर ली। इसके बाद लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो हैं वो भी रशिया की रेड लाइन थी, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की रेड लाइन थी। लेकिन अब टॉरस जैसे और स्टॉर्म शैडो जैसे मिसाइल्स जो हैं वो यूक्रेन के इत्तेहादियों की जानिब से प्रोवाइड किए जा रहे हैं यूक्रेन को। ये नहीं बल्कि F-16 फाइटर जेट्स जो हैं वो भी रशिया की रेड लाइन थे, उसका भी ऐलान कर दिया यूक्रेन और उसके इत्तेहादियों ने। पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये भी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की रेड लाइन था, लेकिन पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑपरेट कर रहा है यूक्रेन के अंदर। ये तो कुछ रेड लाइंस जो मुझे याद थी वो मैंने आपको बता दी। जो आपको याद हो आप भी कमेंट्स बॉक्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। ये रेड लाइन तो कुछ भी नहीं है। जिस रेड लाइन को क्रॉस करने वाले हैं यूक्रेन के इत्तेहादी 11 और 12 जुलाई को, सबसे बड़ा ऐलान मुतवक्के है यूक्रेन के इत्तेहादियों की जानिब से। एक बहुत बड़े तोहफे का ऐलान यूक्रेन के लिए किया जाएगा। वो तोहफा क्या है आप कमेंट्स बॉक्स में गैस कर सकते हैं, मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का रूस का क्या रद्द-ए-अमल होगा, जिसे रूस के जो इत्तेहादी हैं, पुतिन को जो इत्तेहादी हैं, रमज़ान का द्रोफ हों या फिर जो वागनर के चीफ हैं येवगेनी प्रिगोजिन, वो कह रहे थे कि रेड लाइन क्रॉस हो रही है तो फिर स्ट्रिक्ट किस्म का रद्द-ए-अमल जाना चाहिए, वरना ये लोग फ्री हो जाएंगे। और कुछ रेड लाइन्स मुझे याद आ गई, वो भी ऐड कर लेते हैं। बेलग्राद रीजन इनसाइड रशिया हमले, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की रेड लाइन थी। डीप इनसाइड रशिया हमले, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की रेड लाइन थी। बेलग्राद रीजन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, वो भी आपके सामने रख दूंगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं नोवाकाखोवका डैम के बाद होने वाली तबाही के हवाले से, इवैक्यूएशन के प्रोसेस के हवाले से मैं आपको डिटेल्स बता दूं कि 80 सेटलमेंट्स जो यूक्रेन की साइड है वहां पर अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 80 सेटलमेंट्स ज़ेरे आब आ चुकी हैं। और टोटल अगर बात की जाए दोनों अतराफ, दोनों साइड्स पर, तो 100 से ज़्यादा सेटलमेंट्स ज़ेरे आब आ चुकी हैं। अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 3700 लोगों को निकाला जा चुका है, इवैक्यूएट किया जा चुका है सैलाब ज़दा इलाकों से। और 1000 के करीब जो लोग हैं खरसन रीजन के, उन्होंने रिफ्यूज़ किया और उन्होंने कहा कि हम यहीं पर रहना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। हालांकि यहाँ पर पीने के साफ़ पानी के भी मसाइल हैं, बिजली के भी मसाइल हैं, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर स्टे करने को बेहतर समझा है। कुछ चीज़ें जो वॉर्न की गई यूक्रेन की जानिब से, यूक्रेन ने कहा कि जो लोग यहाँ पर स्टे करना चाहते हैं वो करें, लेकिन हम आपको बता दें कि साफ़ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, और लैंड माइन्स, जो लैंड माइन्स बिछाई गई थी वो सैलाब आने की वजह से इधर उधर तैरती फिर रही हैं। तो वॉर्न किया गया है कीव अथॉरिटीज़ की जानिब से उन लोगों को जो सैलाब ज़दा इलाकों के अंदर स्टे कर रहे हैं या फिर इवैक्यूएट कर रहे हैं, उन्हें भी वॉर्न किया गया है कि एहतियात करनी है। लैंड माइन्स अब नेवल माइन्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं, यानी कि इधर से उधर पानी के साथ ये लैंड माइन्स जो हैं वो जा रही हैं। इसके अलावा डेड बॉडीज़ भी, कीव की अथॉरिटीज़ ने कहा कि डेड बॉडीज़ भी इधर उधर तैरती हुई नज़र आ रही हैं। यानी कि रशिया की ब्रुटैलिटी, रशिया का जो टेररिज्म है उसने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है ना सिर्फ यूक्रेन के अवाम को, बल्कि कीव की अथॉरिटीज़ ने बड़ी खुशी के साथ ये अनाउंस किया कि रूस के फौजियों की डेड बॉडीज़ भी इस सैलाब के पानी के अंदर तैरती हुई नज़र आ रही हैं। हमारे पास ड्रोन्स की फुटेज मौजूद है। कीव की अथॉरिटीज़ ने कहा कि जो हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद हैं वो ये बताती हैं, ये आपने गौर से सुनना है। यूक्रेन कह रहा है कि सारे फौजी रशिया के जो खरसन की उस साइड पर थे, जो रूस वाली साइड है, वो सारे के सारे इस सैलाब की वजह से और ये डैम टूटने की वजह से बह गए। अब ये वही यूक्रेन है, आपको याद हो गए, वही यूक्रेन है जो ये कह रहा था कि ये हमला रशिया ने किया, यहाँ पर माइन किया गया इस पुल को और फिर रशिया ने इसको धमाके से उड़ाया। तो भाई जब रशिया ने इसको धमाके से उड़ाया तो रशिया ने अपने फौजियों को ये नहीं बताया कि
कि हम डैम को उड़ाने लगे हैं, तुम थोड़ा सा पीछे हट जाओ, तुम्हारी साइड पे तो कोई फौजी नहीं मरा। ये बात भी वाज़ेह करती है कि ये मंसूबा किसका था, ये हमला किसका था, जिसका एक भी फौजी इस डैम के पानी से, इस सैलाब से नहीं मरा। ये मंसूबा उसका था, जिसके फौजी, अगर यूक्रेन सही भी कह रहा है तो ये भी रशिया के फायदे की बात है। रशिया तो कह ही यही रहा है कि हमें तो पता ही नहीं था कि इस डैम को किसने उड़ाया, ये यूक्रेन का मंसूबा। यूक्रेन के तकरीबकार ही हो सकते हैं जिन्होंने इस डैम को उड़ाया, और रूस के फौजियों को भी ये डैम का पानी बहाकर ले गया। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि जो फ्लड आया है खरसन रीजन के अंदर, खरसन रीजन यूक्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुल्क है। यहाँ से चाहे गंदम हो, चाहे मकई हो, सनफ्लावर ऑयल बहुत ज़्यादा मशहूर है। पूरी दुनिया के कोने कोने में यूक्रेन का सनफ्लावर ऑयल जाता है। लेकिन खबरें अच्छी नहीं हैं। सैलाब आने के बाद ये जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, जो कि पूरी दुनिया, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के कोने कोने में यूक्रेन के प्रोडक्ट्स जाते हैं, ये अजनास पहुंचता है, तो ये पैदावार जो है वो बहुत ज़्यादा कम होने वाली है। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स पूछते रहते हैं, पराचा साहब हैं, कुरैशी साहब हैं, वो पूछते रहते हैं इन प्रोडक्ट्स के हवाले से। तो मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट ईयर सनफ्लावर ऑयल, स्पेशली मकई जो है और गंदम, इसकी पैदावार बहुत कम होगी, सैकड़ों एकड़ रकबे पर, क्योंकि सैलाब फैला है। तो यूक्रेन की जो एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री है उसकी जानिब से अभी से वार्न कर दिया गया है कि सैलाब और रशिया की ये ब्रूटैलिटी आने वाले वक्तों में फूड शॉर्टेज का भी बाइस बनने वाली है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पहुंच गए खरसन रीजन, जो यूक्रेन की साइड है, वहां पर पहुंचे यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। यहां पर जो सैलाब ज़दा इलाके हैं उनका जायज़ा लिया यूक्रेन के सदर ने। फिर जो इवैक्यूएशन का प्रोसेस है उसका जायज़ा लिया। कुछ हिदायत यूक्रेन के सदर की जानिब से यहाँ पर रेस्क्यू टीमों को भी दी गई, जिसके बाद यूक्रेन के सदर पहुँच गए हॉस्पिटल्स का उन्होंने दौरा किया, जो ज़ख्मी हैं उनसे मुलाकातें की, वहाँ पर गुफ्तगू की। यूक्रेन के सदर खरसन से वापस नहीं गए बल्कि मिकोलाइव पहुँच गए। मिकोलाइव में यूक्रेन के सदर ने, वहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ कि खरसन रीजन के एक जानिब तो है ज़ैपोरिज़िया, और ज़ैपोरिज़िया तक भी इस सैलाब के असरात पहुँचे हैं। आपको मालूम है ज़ैपोरिज़िया का पावर प्लांट हो, उसको लेकर बहुत ज़्यादा अब फिक्रमंद है इंटरनेशनल इदारे। और दूसरी जानिब है मिकोलाइव का रीजन, और मिकोलाइव के रीजन तक भी इस सैलाब के असरात पहुँचे हैं। तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ज़रूरी ज़मीन है यूक्रेन की, वो यही इन्हीं रीजन्स की ज़मीन है जो कि बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है इस सैलाब की वजह से। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मिकोलाइव का भी दौरा किया, यहाँ पर मुलाकातें भी की, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी चेयर की, जिसके अंदर इवैक्यूएशन समेत रेस्क्यू का जो अमल है उस समेत, जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर की उस समेत दीगर मामलात पर बात की गई। 170 मिलियन डॉलर्स की मदद इमदाद का ऐलान यूक्रेन के इत्तेहादियों की जानिब से किया गया है। उस पर भी बात की गई कि जो पैसा आ रहा है मदद इमदाद का, इसको किस तरह से स्पेंड करना है। फिर साफ पानी और बिजली के जो मसाइल हैं उन पर भी डिस्कशन की गई। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की ज़ेर सदारत इस मीटिंग के अंदर, जो उन्होंने खरसन रीजन के अंदर और मिकोलाइव के अंदर चेयर की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जिन्हें उनके इत्तेहादियों की जानिब से अभी दो रोज़ हुए हैं इस सैलाब को, इस वाक़े को, अभी तक 170 मिलियन डॉलर्स की मदद इमदाद, स्पेसिफिक इस सैलाब की वजह से आने वाले जो मसाइल हैं उनसे निपटने के लिए 170 मिलियन डॉलर्स की मदद इमदाद का ऐलान किया गया है। आने वाले दिनों में जाहिर है एक एक करके यूक्रेन के इत्तेहादी मजीद मदद इमदाद का ऐलान करेंगे। लेकिन यूक्रेन के सदर ने इस मीटिंग के दौरान, इस दौरे के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि रशिया की ब्रूटैलिटी, रशिया के टेररिज्म को शिकस्त देने के लिए ये काफ़ी नहीं है। काफ़ी हमें तब लगेगा जब हमें F-16 फाइटर जेट्स दे दिए जाएंगे, नेटो की मेंबरशिप दे दी जाएगी, यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप दे दी जाएगी, और मजीद पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे दिए जाएंगे, ताकि हम रशिया के हमलों से, रशिया के टेरर से हम महफूज रह सकें। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने गुफ्तगू की खरसन रीजन के अंदर, और इसके बाद एक वीडियो मैसेज जारी करते हुए यूक्रेन के सदर ने कहा कि F-16 का बताया। यूक्रेन के सदर ने कहा कि F-16 हम तो सोच रहे थे कि थोड़े बहुत हमारे इत्तेहादियों की जानिब से दिए जाएंगे, लेकिन खुशखबरी ये है कि जितने ज़्यादा हमने सोच रखे थे F-16 लड़ाका तैयारे, उससे कहीं ज़्यादा हमारे इत्तेहादी हमें F-16 फाइटर जेट्स प्रोवाइड करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि रूस की जानिब से वार्न किया गया है। रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गेई लैवरोव, उन्होंने कहा कि मत भूलना कि F-16 जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स कैरी कर सकता है। अगर तुमने यूक्रेन को F-16 प्रोवाइड किया
तो यूक्रेन जिस तरह की हरकतें कर रहा है 2014 के बाद से तुम्हारी असिस्टेंस भी उसे हासिल है, तुम्हारी ट्रेनिंग भी हासिल है, तो वो वक्त दूर नहीं कि यूक्रेन जो देसी साख्ता ड्रोन्स भी बना चुका है वो मॉस्को तक रवाना हो जाते हैं ड्रोन्स। तो F-16 मिल गया तो F-16 के अंदर न्यूक्लियर वेपन भी यूक्रेन की जानिब से इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के पक्के दोस्त जो कि नेटो के एलाइज हैं वो भी यूक्रेन के सदर को न्यूक्लियर वेपन दे सकते हैं। ये बात सर्गेई लैवरोव ने, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने क्यों की? न्यूक्लियर वेपन्स दरमियान में कहां से आ गए? मैं आपको बता दूं, एक्स नेटो चीफ, नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि जुलाई के अंदर जो समिट है नेटो का 11 और 12 जुलाई को, मैं आपको बता दूं, ये लिथुआनिया के दारुल हुकूमत विल्नियस के अंदर ये समिट होने वाला है। और इस समिट को लेकर यूक्रेन के सदर ने कहा था, अभी जब वो मोल्दोवा गए थे तो यूक्रेन के सदर ने कहा था कि मुझे नेटो की मेंबरशिप चाहिए, पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, F-16 लड़ाका तैयारे, और अगर मुझे नेटो की मेंबरशिप या फिर सिक्योरिटी गारंटीज नहीं दी जाती तो फिर मैं इस समिट में शिरकत नहीं करूंगा। और अगर यूक्रेन के सदर इस समिट में शिरकत नहीं करेंगे तो बहुत नेगेटिव किस्म का मैसेज जाएगा और एक तरह से ये रशिया की बहुत बड़ी फतह होगी कि ये जो अलायंस है, ये जो जत्थे का जत्था है, ये एक यूक्रेन को रशिया के खिलाफ जो खड़ा करके अब संभाल नहीं सक रहा। तो यूक्रेन के सदर ने खैर बहुत अच्छी स्टेटमेंट दे दी, बहुत अच्छी ब्लैकमेलिंग है कि मैं इस समिट में शिरकत नहीं करूंगा जब तक मुझे सिक्योरिटी गारंटीज और नेटो की मेंबरशिप नहीं दी जाती। अब एक्स जो नेटो चीफ हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि कुछ नेटो मेंबर कंट्रीज, क्योंकि नेटो की मेंबरशिप तो यूक्रेन को नहीं मिलने वाली, सिक्योरिटी गारंटीज भी देते हुए नजर नहीं आ रहे। नेटो के जो इत्तेहादी ममालिक हैं वो सिक्योरिटी गारंटीज भी फिलहाल यूक्रेन को देते हुए नजर नहीं आ रहे। तो एक्स नेटो चीफ ने कहा कि फिलहाल कुछ नेटो ममालिक, और उन्होंने नाम लिया पोलैंड का, उन्होंने नाम लिया बरतानिया का, और ये कहा कि कुछ नेटो ममालिक ये जो समिट होने वाला है 11 और 12 जुलाई को, इसके दौरान अनाउंस करेंगे क्या कि हम अपने ट्रूप्स यूक्रेन भेजना चाहते हैं, यानी कि नेटो ममालिक के ट्रूप्स यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन की सरजमीन पर रशिया के खिलाफ लड़ेंगे और रशिया के ऑपरेशन को, रशिया के फौजियों की पेशकदमी को पीछे धकेलने में अब यूक्रेन की मदद करेंगे नेटो ममालिक के फौजी। और ये जो एक्स नेटो चीफ हैं, इन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ है कि आप फॉरेन कंट्रीज की, अपने दोस्त ममालिक की जो फौजें हैं वो अपने डिफेंस के लिए अपनी सरजमीन पर बुला सकते हैं। तो कुछ ममालिक, उन्होंने कहा पोलैंड और बरतानिया जैसे, वो विल्नियस के अंदर इस नेटो समिट के अंदर ये बड़ा तोहफा यूक्रेन को देने वाले हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर ये बड़ा तोहफा अनाउंस कर दिया गया फॉर एग्जांपल पोलैंड की जानिब से या फिर बरतानिया की जानिब से, तो रशिया का रद्द-ए-अमल क्या होगा? कोई ख़ास नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बेलगोरोद रीजन के अंदर जो तकरीबकार रूस पर हमला कर रहे हैं, यूक्रेन के तकरीबकार, उनमें से जो रूस ने पकड़े हैं कुछ तकरीबकार, उनमें से पकड़े जाने वालों में से कुछ पोलिश भी हैं, पोलैंड के हैं ये तकरीबकार, जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है यूक्रेन के इन तकरीबकार ग्रुप्स को, वॉलंटियर्स के नाम पर ज्वाइन किया हुआ है, तो रशिया ने पकड़े हैं। पोलैंड नेटो मुल्क है, पोलैंड के अलावा बरतानिया, दीगर जो नेटो कंट्रीज़ हैं, उनके जो फौजी हैं, वॉलंटियर्स जो हैं, वो रशिया इस जंग के दौरान, इस ऑपरेशन के दौरान कितने पकड़ चुका है? दर्जनों सैकड़ों पकड़ चुका है, उन्हें वापस भी दे चुका है फौजियों के तबादले में। तो ये कोई नई बात नहीं है। वॉलंटियर्स के नाम पर, फॉरेन फाइटर्स के नाम पर नेटो के फौजी ऑलरेडी मौजूद हैं यूक्रेन के अंदर, और इस बात का इल्म रशिया को है। तो रशिया ने क्या किया, ये भी मेरी अंडरस्टैंडिंग मुताबिक ये भी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की रेड लाइन को क्रॉस करने के मुतरादिफ था कि नेटो के बूट, वॉलंटियर्स और फॉरेन फाइटर्स के नाम पर अगर यूक्रेन के अंदर मौजूद थे तो आप तभी से एक सख्त लाइन लेते और नेटो को, यूक्रेन के इत्तेहादियों को वार्न करते, तो नौबत यहाँ तक ना आती कि ये अब सर जोड़कर मशावरत करेंगे कि क्या कुछ नेटो ममालिक अपने फौजी, अपने वॉलंटियर्स यूक्रेन में भेज सकते हैं ताकि यूक्रेन अपना अच्छे से दिफा कर सके रूस के खिलाफ। इस चीज़ पर मशावरत चल रही है नेटो ममालिक के अंदर, और बहुत बड़ी मुलाकात अभी होने वाली है। इस वक्त ये मेरे सामने है, मैंने नोटिफिकेशन ऑन कर रखा है। बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक मौजूद हैं वाशिंगटन के अंदर, इन्होंने मुलाकात की है केविन मैकार्थी
जो यूएस हाउस स्पीकर हैं उनसे इनकी मुलाकात हो चुकी है। अमेरिका के सदर जो बाइडन से बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात और बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी ये जो दिखा रहा है मुझे 2 घंटे कहा जा रहा है कि 2 घंटों के बाद तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10 बजे, 10 सवा 10 बजे ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो मीटिंग है ऋषि सुनक और जो बाइडन की, ये भी हो जाएगी। और इसके दौरान कुछ अहम ऐलानात जो कि, क्योंकि इस मुलाकात के अंदर मैं आपको बता दूं जो सबसे टॉप पर मुद्दा है वो यूक्रेन जंग है, यूक्रेन की मदद इमदाद है। और नेटो समिट के अंदर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को इनवाइट करने के लिए उन्हें कौन सा दाना डाला जाए, इस पर भी बात होगी ऋषि सुनक और जो बाइडन के दरमियान। जिसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई अहम ऐलान या फिर कोई अहम हिंट हमें मिल सकता है कि क्या नेटो अपने ट्रूप्स भेजेगा या फिर यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटीज देगा। मेंबरशिप तो क्या, तो खैर अभी सवाल ही पैदा नहीं होता, अगली दिहाइयों तक सवाल पैदा नहीं होता। यही कुछ ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू जो दाना डालकर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मनाकर 11 और 12 जुलाई को होने वाले नेटो के समिट में शिरकत के लिए मनाया जा सकता है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके सामने रख दूंगा। इस मौके पर रशिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान है मारिया ज़खरोवा, उन्होंने वार्न किया वेस्ट का नाम लेते हुए। मारिया ज़खरोवा ने कहा कि अगर यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार, जोहरी हथियार प्रोवाइड किए जाते हैं वेस्ट की जानिब से, इस अलायंस की जानिब से, तो हम आपको बता दें कि यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार, जोहरी हथियार प्रोवाइड करना इस पूरी दुनिया की तबाही का सबब बनेगा। अब ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इस इंपॉर्टेंट मीटिंग के मौके पर रशिया की जानिब से क्यों सामने आई, ये इस इंपॉर्टेंट मीटिंग के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाएगा। इस मौके पर जो सबसे अच्छा इकदाम उठाया गया है वो उठाया गया है तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक गुफ्तगू की, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से टेलीफोन पर बात की और क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैं एक इंटरनेशनल कमेटी बनाना चाहता हूं जिसकी सरबराही वो खुद करेंगे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान होंगे, यूनाइटेड नेशंस होगा, दीगर ममालिक उन्होंने डिस्कस किए, एक कमेटी बनाना चाहते हैं तुर्की के सदर जो कि इन्वेस्टिगेट करेगी कि ये जो धमाका इस डैम के ऊपर हुआ ये तखरीबकारी किसकी थी, कौन था इस हमले के पीछे मुलव्विस। और उसके बाद तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि जो भी अगले मामलात हैं एक दूसरे पर गंद उछालने के या फिर एक दूसरे को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने जैसे मुतालबात जो सामने आ रहे हैं यूक्रेन की जानिब से, वो बात की बात है। पहले तुर्की के सदर ने कहा कि पहले इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं कि इस हमले के पीछे था कौन, उसके बाद फैसला करेंगे। खैर ये इन्वेस्टिगेशन भी वैसी है जैसे कोई कमेटी या कमीशन बना दिया जाता है, तो इसके बाद ऐसा लगता है कि जो लो जी मामला लटक गया, अब इन्वेस्टिगेशन तो नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइंस के धमाकों की भी मुकम्मल हो चुकी है। कोई है पूछने वाला? अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को जो कि नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइंस के ब्लास्ट में मुलव्विस थे, कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह इन्वेस्टिगेशन का मतलब है इस मामले को लटकाना, और इस मामले को लटका के जब इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट सामने आएंगे और पता लगेगा कि अमेरिका बहादुर इस हमले के भी पीछे था नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइंस की तरह, तो फिर क्या करेंगे तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान? क्या करेंगे? जेल में डाल देंगे अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को? या फिर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। अमेरिका और उसके बदमाश इत्तेहादियों से निपटने के लिए वही अंदाज अपनाना होगा जो अंदाज अपनाने के लिए जो व्लादिमीर पुतिन के इत्तेहादी हैं, रमज़ान कदरोफ या फिर जो वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन हैं, जो अंदाज़ वो बता रहे हैं, जब तक वो अंदाज़ ना अपनाया गया तो करीब है कि 11 और 12 जुलाई को नेटो के ट्रूप्स को यूक्रेन में सेंड करने का भी ऐलान कर दिया जाएगा। और न्यूक्लियर केपेबल जो F-16 फाइटर जेट्स हैं वो भी यूक्रेन को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, अगर सिर्फ वार्निंग पर वार्निंग तक ये बात रही। नज़र रखेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।